लगता है वो किसी ऐसी जगह मौजूद है जहां वो आपकी कॉल सुनने से गुरेज कर रहा है, इसीलिए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, अंडरवर्ल्ड के सिवा वो कहां जा सकता है। तुम जूलिया को कॉल करो, उससे कहो कि वो सफदर को लेकर डॉक्टर एहसानुल्लाह की रिहाइशगाह जाए और वहां जाकर खुद तहकीकात करे। उससे कहना कि वो दोनों रेड कार्ड्स का इस्तेमाल करे ताकि सुपरफास्ट उनकी राह में कोई रुकावट ना डाल सके। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिलाया और फ़ोन उठाकर तेज़ी से जूलिया के नंबर प्रेस करने लगा। जूलिया को हिदायत देने के बाद उसने रिसीवर केडर पर रख दिया। तहकीकात अगर सुपरफास्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि डॉक्टर एहसानुल्लाह के टॉप ज़ीरो मिसाइल का फार्मूला भी चोरी कर लिया गया है। इमरान जो गहरे ख्यालात में खोया हुआ था चौंक कर पूछा। वहां से सीसी कैमरे की फुटेज मिली है। फुटेज में एक आदमी ने पहले डॉक्टर एहसानुल्लाह की रिहाइशगाह में बेहोश कर देने वाली गैस फायर की, फिर उसने सब बेहोश अफराद को एक जगह जमा करके उन पर गोलियां बरसाकर उन्हें हलाक कर दिया। फिर वो लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा किसी साइंसी आले से पिघलाकर अंदर दाखिल हो गया। बेहोशी की गैस के असरात लेबॉर्ट्री तक पहुंचे थे, जिससे वहां मौजूद तमाम अफराद बेहोश पड़े हुए थे। उस आदमी ने डॉक्टर एहसानुल्लाह को छोड़कर बाकी सबको बेहोशी की हालत में ही हलाक कर दिया और फिर उसने डॉक्टर एहसानुल्लाह को एक कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। उसके बाद वो आदमी डॉक्टर एहसानुल्लाह को इंजेक्शन लगाकर होश में लाया। फिर उसने डॉक्टर एहसानुल्लाह पर इंतहाई बेईमाना तशद्दुद किया। उसके बाद उसने डॉक्टर एहसानुल्लाह की बताई हुई जगह पर मौजूद एक खुफिया सेफ खोला और उसमें रखी हुई फाइल निकाल ली। उस फाइल पर टॉप ज़ीरो लिखा हुआ था। उसने डॉक्टर एहसानुल्लाह से फाइल की तस्दीक की और फिर उसे गोली भी मारकर हलाक कर दिया और वहां से निकल गया। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा, यह सारी कार्रवाई एक ही आदमी ने की है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, जी हाँ, वो अकेला ही था। डॉक्टर एहसानुल्लाह की रिहाइशगाह में तकरीबन 20 सीसी कैमरे लगे हुए हैं। सरदावर के असिस्टेंट ने उन तमाम कैमरों की फुटेज चेक की। किसी भी कैमरे में उस हमला आवर के सिवा दूसरा आदमी दिखाई न दिया। सरदावर के असिस्टेंट ने सरदावर के कहने पर वो तमाम फुटेज इंटरनेट के जरिए उन्हें भेज दी जो सर सुल्तान ने सरदावर से कहकर अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करा ली थी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, तो क्या तुमने सर सुल्तान से वो फुटेज अपने पास ट्रांसफ़र कराई है? इमरान ने पूछा, जी हाँ। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, देखी है वो तस्वीर तुमने? इमरान ने पूछा, जी हाँ, आपके सामने, आपके आने से पहले मैं वही तस्वीर देख रहा था। मैंने तमाम तस्वीर मास्टर डेटा मशीन में लोड कर दी हैं, दिखाऊँ आपको? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा, क्या उन तस्वीर में उस आदमी का चेहरा वाज़ेह है जिसने ये सारी कार्रवाई की? नहीं, उसने चेहरे पर नकाब चढ़ाया हुआ था। वो शायद किसी खुफिया रास्ते से रिहाइशगाह में आया था जहां सीसी कैमरे नहीं लगे हुए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेएहतियात होंठ बींच लिए। दिखाओ मुझे तस्वीरें, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिलाया और अपने करीब पड़ी हुई मशीन को ऑपरेट करने लगा। दाएं दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जो ऑफ थी। ब्लैक ज़ीरो ने एक बटन प्रेस करके उसे ऑन किया और फिर उसने मशीन के मजीद 2 बटन प्रेस किए तो स्क्रीन पर एक रिहाइशगाह का मंजर दिखाई दिया। उस मंजर में रिहाइशगाह के अफराद इधर उधर गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। फिर एक लंबा तिरंगा स्यापोश दिखाई दिया जो बेहोश अफराद को उठाकर एक जगह जमा कर रहा था। उसके बाद तस्वीर में उन अफराद को गोलियां मारते दिखाया गया। फिर लेबॉर्ट्री का मंजर आया, वहाँ भी तमाम अफराद बेहोश पड़े हुए थे। स्यापोश दरवाजे का ताला किसी पेस्ट से पिघला कर लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ। उसने डॉक्टर एहसानुल्लाह को चेक करके कुर्सी पर बिठाया, उसे रस्सी से बांधा जो अपने साथ लाया था। फिर उसने बाकी सबको बेहोशी की हालत में ही गोलियां मार दी। उसके बाद वो डॉक्टर एहसानुल्लाह के पास आया। उसने जेब से सिरिंज निकालकर डॉक्टर एहसानुल्लाह को लगाकर बेहोश कर दिया। डॉक्टर एहसानुल्लाह ने होश में आने के बाद अपने इर्द गिर्द तलाशें और अपने सामने एक स्यापोश को देखकर इंतहाई हरासा दिखाई देने लगा। स्यापोश ने जेब से हंजर निकाला और फिर वो डॉक्टर एहसानुल्लाह पर बेईमाना तशद्दुद करने लगा। उसने डॉक्टर एहसान के दोनों गाल चीर दिए। कान और नाक काटने के साथ साथ उसे हंजर मारकर डॉक्टर एहसानुल्लाह की एक आंख भी निकाल दी। डॉक्टर एहसान तस्वीरों में इंतहाई अजियत में दिखाई दे रहे थे। फिर शायद उन्होंने लाशऊरी कैफियत में स्यापोश को कुछ बताया। स्यापोश लेबॉर्ट्री के कमरे में गया और उसने दीवार में छुपा हुआ एक खुफिया सेफ ओपन किया और फिर कोड लॉक खोलकर उसमें से एक फाइल निकाल ली। दूसरी तस्वीर में उस फाइल को क्लोज किया गया जिस पर टॉप ज़ीरो लिखा हुआ था। स्यापोश ने फाइल खोली तो खुली हुई फाइल के सिफात की भी क्लोज तस्वीरें दिखाई दी। उसके बाद अगली तस्वीरों में स्यापोश वापस आता और डॉक्टर एहसान को मशीन पिस्टल से गोलियां मारता दिखाई दिया। इमरान गौर से उन तस्वीरों को देख रहा था। स्यापोश ने जिस तरह से खुद को स्याह लिबास और स्याह नकाब में छुपाया हुआ था, वाकई उसकी शिनाख्त नामुमकिन थी। उसका चेहरा क्लोज करना, इमरान ने एक तस्वीर में स्यापोश की तरफ इशारा करते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो तस्वीर क्लोज करने लगा। और क्लोज करो, इसकी आंखें दिखाओ मुझे, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो तस्वीर को मजीद क्लोज करने लगा। अब स्याह निकाब में बने हुए होल्स से उस स्यापोश की आंखें दिखाई दे रही थीं, ब्राउन रंग की आंखें जिनमें सर्द मेहरी और सफाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन आंखों को देखकर इमरान चौंक पड़ा। ये तो वही है। इमरान ने कहा, वही क्या मतलब, कौन वही? मुझे उसकी आंखें देखकर याद आ रहा है कि उसे मैंने अहमदाबाद से वापस आते हुए एक कार में देखा था, इमरान ने कहा। और फिर उसने ब्लैक ज़ीरो को अब्दुल करीम से मिलने अहमदाबाद जाने और फिर वापस आने का तमाम अहवाल बता दिया। क्या आपको यकीन है कि ये वही है जिसे आपने रास्ते में देखा था?
ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल वही हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वही है। इमरान ने कहा, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? यही मैं सोच रहा हूँ, वो चेहरा मेरा जाना पहचाना है, लेकिन कोशिश के बावजूद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था या मैं उसे किस हैसियत से जानता हूँ। इमरान ने कहा, तो सोचें, हो सकता है कि याद आ जाए। ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिलाया और फिर उसने आंखें बंद की और अपने दिमाग के बंद रीचों में झांकने की कोशिश करने लगा। ब्लैक जीरो खामोशी से उसे देख रहा था। फिर अचानक इमरान के दिमाग में कूंदा सा लिपका। मार्स, उसका नाम मार्स है। इमरान ने कहा। मार्स कौन है ये? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। इसका ताल्लुक शायद फास्ट क्लब से है। टाइगर उस क्लब में अक्सर जाता है। एक बार भी मैं उसके साथ जहाँ गया था तब टाइगर ने उससे मेरी मुलाकात कराई। चूँकि उससे एक सरसरी सी मुलाकात हुई इसलिए वो मेरे दिमाग से निकल गया था, इमरान ने कहा। तो क्या वो ये सारी कार्रवाई करके अहमदाबाद की तरफ चला गया? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो फिर मैं मेम्बरान से कहूँ कि उसे अहमदाबाद जाकर तलाश करें? इसने मुझसे पूछने वाली क्या ज़रूरत है? तुम X2 हो, ऐसे मौका पर पावर ऑफ X2 का इस्तेमाल किया करो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। तो फिर मुझे उस आदमी का असल हुलिया बता दें ताकि मैं मेम्बरान को ब्रीफ कर सकूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने उसे तफसील से मार्स का हुलिया बताना शुरू कर दिया। ब्लैक जीरो ने फ़ौरन रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। इमरान के चेहरे पर बदसूर सोच के तासुरात थे। 1 मिनट, फ़ोन बंद करो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने फ़ौरन रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तुम जूलिया सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील को अहमदाबाद की तरफ रवाना करो। मैं टाइगर को देखता हूँ और फिर उसके साथ डॉक्टर एहसानुल्लाह की तरफ रवाना हो जाता हूँ। मैं खुद भी एक नज़र उन लेबॉरेटरी को चेक करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और जूलिया को कॉल करने में मसरूफ़ हो गया, जबकि इमरान उठा और फिर वो दानिश मंजिल से निकलता चला गया। जैसे ही मालकम ने फायर किया, टाइगर ने फ़ौरन दूसरी से छलांग लगा दी। गोली ठीक उसके सर के पास से गुजरती चली गई। टाइगर को छलांग लगाते बचते देखकर मालकम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने लगातार टाइगर पर फायरिंग करना शुरू कर दी। टाइगर भी इमरान का शागिर्द था। वो सिंगार्ड तो ना जानता था, लेकिन इमरान की सोहबत में रहकर उसने भी मुसलसल होने वाली फायरिंग से बचने के गुर सीख लिए, इसलिए मालकम की एक भी गोली से ना छू सकी। यहाँ तक कि मालकम का रिवाल्वर खाली हो गया। बस तुम्हारे रिवाल्वर में इतनी ही गोलियाँ थीं? टाइगर ने कलाबाजी खाकर मालकम के सामने आते हुए जहरहंद लहजे में कहा। तो मालकम के हलक से गराहट निकली। उसने पूरी कुव्वत से टाइगर पर हाली रिवाल्वर खींच मारा। रिवाल्वर टाइगर पर फेंकते ही उसने तेजी से टाइगर की तरफ छलांग लगाई। उसका ख्याल था कि टाइगर फेंके हुए रिवाल्वर से बचने की कोशिश करेगा और दाएं बाएं होगा। उसने इसी हिसाब से छलांग लगाई थी, लेकिन टाइगर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। उसने हवा में ही मालकम का फेंका हुआ रिवाल्वर दबोच लिया और फिर जैसे ही मालकम ने छलांग लगाई उससे करीब आया, टाइगर तेजी से घूमते ही उसने एक हाथ से मालकम की कमर पर थपकी दी और दूसरे हाथ में मौजूद मालकम के दबोचे हुए रिवाल्वर का दस्ता मालकम के सर पर मार दिया। मालकम के हलक से जोरदार चीख निकली और वो धुम से उसके पैरों के पास गिरा। उससे पहले कि वो उठता, टाइगर ने उसके सर पर टांग मार दी। मालकम तड़प उठा। वो तेजी से करवट बदलकर पीछे हट गया। टाइगर ने उसके सर पर रिवाल्वर और टांग की ज़रबें लगाई, लेकिन मालकम ज़रूरत से ज़्यादा ही सहजान मालूम हो रहा था। उन दोनों ज़रबात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो करवटें बदलता हुआ पीछे हटा और फिर तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। तुमने मालकम पर हाथ उठाया, मालकम दी ग्रेट पर। अब देखना मालकम तुम्हारा क्या हश्र करता है, मालकम ने चीखते हुए कहा और मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ टाइगर की तरफ बढ़ा। टाइगर ने रिवाल्वर एक तरफ उछाला और मालकम के सामने जमकर खड़ा हो गया। मालकम ने आगे बढ़ते हुए एक बार फिर टाइगर की तरफ छलांग लगा ली और उसने आगे आते ही टाइगर के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन टाइगर फौरन साइड पर हो गया। मालकम ने पलटकर टाइगर पर हमला करना चाहा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, टाइगर ने पूरी कुव्वत से मालकम की टांगों पर इस अंदाज में टांग मारी कि मालकम की दोनों टांगे मुड़ी और वो यकलहत घुटनों पर झुक गया। इससे पहले कि वो सीधा होता, टाइगर ने पूरी कुव्वत से उसके पहलू में टांग रसीद कर दी। मालकम के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उछलकर पहलू के बल जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो उठता, टाइगर उछलकर उसके नज़दीक आया और उसने एक बार फिर मालकम के सर पर ठोकर रसीद की। मालकम के मुंह से फिर चीख निकली। उसने हाथ बढ़ाकर टाइगर की टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने दोबारा उसके सर के पिछले हिस्से पर ज़रब लगाई तो मालकम सर पकड़कर बुरी तरह तड़पने लगा। टाइगर ने जेब से फौरन मशीन पिस्टल निकाला और उसका रुख मालकम की जानिब कर दिया। मालकम चंद लम्हे तड़पता रहा, फिर उसने खुद को संभाला और पलटकर टाइगर की तरफ देखने लगा। बस अब चुपचाप खड़े हो जाओ, मैं तुम जैसे 3rd क्लास गुंडे से लड़कर अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता। उठो फौरन, टाइगर ने गिरा कर कहा। तो मालकम उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। मुझे जिंदा रहने का मौका मत दो टाइगर, अगर गोली चलानी है तो चला दो, मुझे मौका मिला तो मैं किसी भी सूरत में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालकम ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा, लेकिन मरने से पहले ये तो बता दो कि तुमने हार्डी को क्यों हलाक किया। मैं हुक्म का गुलाम हूँ, बस उसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। जहाँ तक मुझे याद है हार्डी तुम्हारा दोस्त था, तुम अक्सर इकट्ठे खाते पीते थे, फिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने बॉस के कहने पर हार्डी को इस कदर बेदर्दी से हलाक कर दिया।
हुक्म के आगे कोई दोस्त या अजीज नहीं होता, मालकम ने इसी अंदाज में कहा। उसी लम्हे उसकी आंखों में तेज चमक उभरी। उससे पहले कि टाइगर कुछ समझता, अचानक उसे सर के पिछले हिस्से से सुई सी चुभती हुई महसूस हुई। उसका हाथ बेएहतियात अपने सर के पीछे गया, लेकिन उसी लम्हे उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके दिमाग में स्याह चादर सी तन गई। इसके नतीजे में उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा आ गया। टाइगर के हाथ से मशीन पिस्टल नीचे गिरा और वो भी लहराते हुए गिरता चला गया। फिर जिस तरह दूर अंधेरे में जुगनू सा चमकता है, इसी तरह रोशनी का एक नुक्ता सा चमका और तेजी से फैलता चला गया। होश में आते ही टाइगर ने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो कुर्सी पर रस्सियों से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। शऊर जागते ही उसे सांप का मंजर याद आ गया कि वो इमरान की कार सुनने के लिए पार्किंग में गया। उसके पीछे मालकम आ गया, जिसने उसकी आंखों के सामने अपने दोस्त हार्डी की कार को हिट किया। मालकम ने उस पर फायरिंग की और गोलियां टाइगर को ना लगने की वजह से वो गुस्से में आ गया। उसने टाइगर पर हमला कर दिया। टाइगर ने आड़े हाथों लेकर चंद ही लम्हों में जेर कर लिया। फिर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर मालकम पर तान लिया। अभी उनमें चंद बातें ही हुई थी कि पीछे से उस पर नीडल थ्रो की गई, जिसकी चुभन टाइगर को अपनी गर्दन के उगवे हिस्से पर हुई। उसका हाथ गर्दन की पिछली तरफ गया ही था कि उसके दिमाग में धमाका हुआ और वो फौरन बेहोश होकर गिर गया। उस पर जो नीडल थ्रो की गई, उस पर इंतहाई ज़ूद असर बेहोशी की दवा लगी हुई थी, जिसने टाइगर को सोचने समझने या कुछ करने का मौका ही ना दिया और अब वो कुर्सियों पर रस्सियों से बंधा हुआ था। टाइगर ने इधर उधर देखा। ये एक छोटा सा कमरा था जो किसी तहखाने जैसा लग रहा था। कमरे में सामान नाम की कोई चीज़ दिखाई ना दे रही थी। दीवारों पर जदीद और पुराने एजार रसानी के आलात दिखाई दे रहे थे। टाइगर की कुर्सी के पास एक पोर्टेबल मशीन भी पड़ी थी, जिसके साथ एक राड पर शीशे का बड़ा सा ग्लोब भी लटक रहा था। इस ग्लोब पर चंद रंगीन बल्ब थे और उसमें से कई तार से निकलकर मशीन में जा रहे थे। मशीन ऑफ थी। सामने एक दरवाज़ा था जो बंद था। इस कमरे का एक ही रोशनदान था, जहाँ से किसी दूसरे कमरे में जलते हुए बल्ब की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में टाइगर के सिवा कोई न था। हाँ, ये ज़रूर टाइगर का काम है। उसने ही मालकम के पीछे किसी को भेजा होगा जिसने मुझ पर रुकब से वार किया, टाइगर ने घबराते हुए कहा। उसने जिस्म को जोर से झटका दिया, लेकिन उसे निहायत सख्ती से बांधा गया। इससे पहले कि टाइगर मजीद झटके देकर बंधी हुई रस्सी ढीली करता, उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा धमाके से खुला और ये देखकर टाइगर ने बेएहतियात होंठ बीच लिए कि आने वाला मालकम था। उसने कमरे का दरवाज़ा लात मारकर खोला। उसके पीछे एक और नौजवान के साथ फास्ट क्लब का मालिक डैगर भी था। तो तुम्हें होश आ गया? मालकम ने टाइगर के सामने आकर इंतहाई तमसहराना लहजे में कहा। क्यों तुम्हारे ख्याल में मुझे इस बेहोशी में हलाक हो जाना चाहिए था? टाइगर ने तंजिया लहजे में कहा। डैगर के साथ आने वाले आदमी के हाथ में मशीन गन थी, जिसने आते ही मशीन गन का रुख टाइगर की तरफ टर्न कर दिया। डैगर गौर से टाइगर की तरफ देख रहा था। मैं तो तुम्हें हलाक करना चाहता था, लेकिन बॉस ने तुम्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया। तुम्हारे पीछे हेनरी आया और उसने तुम पर नीडल थ्रो गन से नीडल फेंकी, जिसने एक लम्हे में तुम्हारा दिमाग मफलूज कर दिया और तुम बेहोश होकर रह गए। मैंने तुम्हें गिरते देखकर तुम्हारा मशीन पिस्टल उठाया और तुम पर फायरिंग करने ही लगा था कि हेनरी ने मुझे ये कहकर फायरिंग करने से रोक दिया कि बॉस ने तुम्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया है। मालकम ने कहा। जानते हो मैंने तुम्हें अब तक जिंदा क्यों रखा है? डैगर ने कहा। नहीं, तुम बता दो। मैंने तुम्हारे जाते ही मालकम को कॉल करके सब कुछ बता दिया और उसे फ़ौरन तुम्हारे पीछे भेज दिया ताकि ये तुम्हें हलाक कर दे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें हलाक करते हुए अपना सेलफोन ऑन रखे ताकि तुम उसी गोली का निशाना बनो, तो मैं तुम्हारी आखिरी चीख ज़रूर सुन सकूँ। मालकम और तुमने जो भी बातें की वो सब मैंने सुन ली। बातों बातों में मालकम ने तुमसे कुछ ऐसी बातें कह दी जो मेरे इल्म में ना थी। चूँकि उसने सेलफोन ऑन करके जेब में रखा, इसलिए मैंने उसे तुम्हें हलाक करने से रोक दिया। इसलिए मैंने फ़ौरन हेनरी को वहाँ भेज दिया कि वो मालकम को तुम्हें हलाक करने से रोके और तुम्हें बेहोश करके मेरे पास ले आए। कौन सी बातें सुनी थी तुमने? यही कि तुम कोबरा नहीं टाइगर हो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ काम करने वाले अली इमरान के शागिर्द टाइगर। डैगर ने कहा। ये बकवास कर रहा है। मैं किसी इमरान या टाइगर को नहीं जानता। मैं कोबरा हूँ और कोबरा कौन है ये तुम बाहू भी जानते हो। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे हलाक होने से बचाया, क्योंकि मैं सच तुमसे सुनना चाहता हूँ। मालकम झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ कोबरा हूँ और मेरा किसी इमरान या टाइगर से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों मालकम, अब तुम क्या कहते हो? बॉस, आप मुझे उसका मेकअप साफ करने दें। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, करो इसका मेकअप साफ। मैं भी देखता हूँ कि ये वाकई कोबरा है या टाइगर। अगर ये टाइगर हुआ तो देखना मैं उसे धोखा देने के जुर्म में की क्या सज़ा देता हूँ। उसे इंतहाई बेरहमी और सफाकी से अपने हाथों से हलाक करूँगा कि मरने के बाद उसकी रूह सदियों तक बुलबुलाती रहेगी। डैगर ने कहा। और अगर मैं मेकअप में ना हुआ तो? मरना तो तुम्हें हर हाल में है, लेकिन इस सूरत में अपनी मौत से पहले तुम मालकम की दर्दनाक मौत का नज़ारा देखोगे। आप फिक्र ना करें बॉस, मैं अभी चंद लम्हों में उसका असल चेहरा आपके सामने ले आऊँगा। तो शुरू हो जाओ, डैगर ने कहा। तो मालकम टाइगर को तंजिया नज़रों से देखता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। फिर वो साइड पर पड़ी हुई मशीन की तरफ मुड़ा और उसे ऑन करने लगा। चंद ही लम्हों में मशीन ऑन हो गई तो मालकम ने राड पर लटका हुआ शीशे का ग्लोब उठाया और उसे लेकर टाइगर के उकब में आ गया। टाइगर का चेहरा उस ग्लोब में छुप गया तो मालकम नीचे से ग्लोब के तस्मे बांधने लगा। टाइगर ने उस पर कोई रद्दअमल जाहिर ना किया। मालकम ने अच्छी तरह से टाइगर के सर पर ग्लोब फिक्स किया और फिर उसने ग्लोब पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया।
बटन प्रेस होते ही ग्लोब पर लगे रंग बिरंगे बल्ब जलने बुझने लगे। मालकम ने एक और बटन प्रेस किया तो ग्लोब में नीले रंग की रोशनी से भर गई। उसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो अचानक टाइगर को ग्लोब में हिद्दत सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ग्लोब में कोई हीटर ऑन कर दिया गया हो। टाइगर के चेहरे के मसामों से पसीना फूट निकला, उसे गर्म हवा आती हुई महसूस हुई और ग्लोब में भाप सी फैलती दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते टाइगर का चेहरा भाप ज़्यादा ग्लोब में छुप गया। ग्लोब में इतनी हिद्दत पैदा हो गई कि टाइगर को अपना चेहरा झलसता हुआ महसूस हुआ और उसे बेतहाशा पसीना आने लगा। फिर टाइगर को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे की खाल जलना शुरू हो गई। उसे शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियाँ बींच ली ताकि वो उस अजियत को बर्दाश्त कर सके। शदीद अजियत के बावजूद वो साकत बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद मालकम मशीन से ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ाता रहा जिससे टाइगर की कुव्वत बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी, लेकिन वो अपनी तमाम तर कुव्वत मजतमा करके इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था। ग्लोब मुकम्मल तौर पर भाप से भर गया और ग्लोब के नीचे से पानी के कतरे भी टपकना शुरू हो गए। मालकम चंद लम्हे बैठा टाइगर की तरफ देखता रहा। फिर उसने मशीन ऑफ कर दी। मशीन ऑफ करने के बाद वो उठा और उसने टाइगर के हुक्म में आकर ग्लोब के बटन भी ऑफ कर दिए। ग्लोब पर जलते बुझते बल्ब ऑफ हुए तो मालकम ने ग्लोब के नीचे बांधे हुए तस्मे भी खोल दिए। हेनरी जाकर एक तौलिया ले आओ। मालकम ने डैगर के साथ खड़े मशीन गन ब्रदर से मुखातिब होकर कहा तो हेनरी ने जो जवाब तलब नज़रों से डैगर की तरफ देखा। मैंने प्लस डिग्री तक हीटअप किया। ग्लोब से निकलने वाली हिद्दत इतनी तेज थी कि उसने जो भी मेकअप किया होगा वो इस हीट से जल गया होगा। अब उसके चेहरे पर तौलिया रगड़ने की देर है, उसके बाद आपके सामने उसका असल चेहरा आ जाएगा। मालकम ने डैगर से मुखातिब होकर कहा तो डैगर ने इस बात में सर हिला दिया। मालकम ने अभी तक टाइगर के सर से ग्लोब नहीं हटाया। थोड़ी देर बाद हेनरी एक तौलिया लेकर आया और उसने तौलिया मालकम को दे दिया। मालकम ने तौलिया अपने कंधे पर रखा और फिर उसने टाइगर के सर से ग्लोब उतार लिया। टाइगर का चेहरा स्याही माइल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सर के बल किसी भट्टी में डाल दिया गया हो, जिससे उसका चेहरा जलकर स्याह पड़ गया। उसका चेहरा पसीने से शराबोर हो रहा था। टाइगर के चेहरे पर स्याही देखकर मालकम के होंठों पर फतह मंदाना मुस्कुराहट आ गई और उसने ग्लोब मशीन के साथ लगे हुए राड से लटकाया। फिर दोबारा टाइगर के पास आ गया। उसने कंधे से तौलिया उतारा और फिर वो टाइगर के चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से तौलिया रगड़ने लगा। तौलिया रगड़ते ही टाइगर का चेहरा साफ होना शुरू हो गया। डैगर और उसके साथ खड़े हेनरी की नज़रें टाइगर के चेहरे पर जमी हुई थी। कुछ ही देर में टाइगर के चेहरे की स्याही साफ हो गई और ये देखकर डैगर का मुंह बन गया कि टाइगर का चेहरा वैसा ही था जैसे पहला था। उसके चेहरे की ना जिल्द जली थी और ना ही किसी मेकअप के असरात दिखाई दिए। मालकम का भी टाइगर का चेहरा देखकर हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? इस मशीन से तो जदीद से जदीद मेकअप भी जलकर ख़त्म हो जाता है, फिर उसका चेहरा साफ क्यों नहीं हुआ? मालकम ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर वो पागलों के अंदाज में टाइगर के चेहरे पर तौलिया रगड़ने लगा। तुमने तो कहा था कि ये मेकअप भी है, फिर उसका मेकअप साफ क्यों नहीं हो रहा? नॉनसेंस। डैगर ने टाइगर के चेहरे पर कोई बदलाव आते ना देकर बुरा सा मुंह बनाते हुए इंतहाई वसीले लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ बॉस, ये मेकअप में ही है। लेकिन मालकम ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन क्या? नॉनसेंस। अगर ये मेकअप में है तो प्लस मशीन के सामने उसका मेकअप कैसे ठहर सकता है? मैं देख रहा था तुम जानबूझकर मशीन से उसके चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा हीटअप कर रहे थे ताकि मेकअप के साथ उसका चेहरा भी झलस जाए। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? ना उसका मेकअप वॉश हुआ और ना ही उसके चेहरे पर जलने का कोई निशान उभरा। यस बॉस, इसी बात पर तो मैं हैरान हो रहा हूँ। इस मशीन के सामने कोई भी मेकअप नहीं ठहर सकता। फिर उसका चेहरा, मैं समझ गया, उसने ज़रूर कोई ऐसा मेकअप कर रखा है जिसे प्लस मशीन भी वॉश नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा मेकअप हो सकता है जिसे प्लस मशीन भी साफ ना कर सके? डैगर ने इसी तरह बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, प्लस मशीन सिर्फ मेकअप ज़्यादा चेहरों पर असर दिखाती है। जिसके चेहरे पर मेकअप ही ना हो उसे भला मशीन से क्या नुकसान पहुँच सकता है? टाइगर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब साफ है कि तुम झूठे हो। तुमने ग्लोब में जिस कदर हीट पैदा की, उस हीट में मेरे चेहरे को इसी सूरत में नुकसान पहुंच सकता था। अगर मैंने कोई मेकअप किया होता, मेकअप ना होने की वजह से मेरे चेहरे पर से सिर्फ पसीना बहता रहा, लेकिन चेहरा जलने से बच गया। ये झूठ है कि तुम मेकअप में नहीं हो, समझे तुम? अगर ये झूठ है तो साबित करो कि ये मेकअप में है। डैगर ने उसीले लहजे में कहा, बॉस आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने इसका असल चेहरा देखा है। एक मरतबा ये इसी रूप में यहाँ आया था। मैं हेनरी और हार्डी से किसी बात पर बहस कर रहे थे, फिर एक फ़ोन आया और ये सब छोड़ छाड़ कर भाग गया। मुझे उस पर शक हुआ तो मैं उसके पीछे चल पड़ा और मैंने उसका इंतहाई एहतियात से ताक़ुब किया। ये बेहद उलझा हुआ था। ये शायद उसे इस बात की उम्मीद नहीं कि मैं इसका ताक़ुब कर सकता हूँ, इसलिए उसे मेरे ताक़ुब का इल्म ना हुआ और ये एक फ़्लैट में चला गया। मैं छुपकर उसके फ्लैट की निगरानी कर रहा था तो बाहर सुरख रंग की एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उस कार को देखकर मैं चौंक पड़ा। कार में अली इमरान मौजूद था। मैं उसे और उसकी कार बहूबी पहचानता था।
अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि ये फ्लैट से निकल आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। ये सीधा जाकर इमरान की कार में बैठ गया और इमरान उसे लेकर कहीं और रवाना हो गया। मैं शायद उसे ना पहचानता, लेकिन उससे ये गलती हुई कि उसने सिर्फ मेकअप ही बदला था, लिबास नहीं। ये जिस लिबास में फ्लैट में गया उसी लिबास में अपना मेकअप साफ करके वापस आया। इसका असल चेहरा मैं टाइगर के तौर पर पहले भी कई बार देख चुका था। तब मुझे पता चला कि कोबरा का असल रूप क्या है और ये हर काम करने के बाद अचानक लंबे अरसे तक कहाँ गायब हो जाता है। मालकम ने जवाब देते हुए कहा, तुमने किसी और को देखा होगा। प्लस मशीन से नेगेटिव रिजल्ट देकर तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि मैं मेकअप में नहीं। टाइगर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। वो चूंकि डैगर से बाखूबी वाकिफ था और उसकी टार्चर सेल के बारे में भी बहुत कुछ जानता था, इसलिए उसे मेकअप वाशर प्लस मशीन के बारे में भी इल्म था। इसलिए वो जब भी यहाँ आता था खसूसी तौर पर ऐसा मेकअप करके आता था जो किसी भी तरीके से वाश ना हो सकता हो, चाहे प्लस मशीन से उसके चेहरे की खाल तक ही क्यों ना जला दी जाए। इसलिए वो मुतमईन था। बॉस, मैं मानता हूँ कि मैं प्लस मशीन से भी उसका मेकअप साफ नहीं कर सका, लेकिन आप मुझे सिर्फ चंद मिनट दें। थोड़ी ही देर में ये खुद आपके सामने इकरार कर लेगा, ये अली इमरान का शागिर्द ही टाइगर है। मालकम ने टाइगर की बात अनसुनी करते हुए डैगर से मुखातिब होकर मिन्नत भरे लहजे में कहा, क्या करोगे तुम? मैं उस पर तशद्दुद की इंतहा कर दूंगा। कोबरा, तुम मालकम के बारे में बखूबी जानते हो। ये इस मामले में वाकई बेहद सफाक इंसान है। अपनी सफाकी से ये पत्थर के बुतों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। अगर तुम उसकी दी हुई अज़ियतन से बचना चाहते हो तो खुद ही सच बता दो। डैगर ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, जो सच है तुम्हारे सामने है। तुम्हें नहीं यकीन तो मुझे कोई परवाह नहीं। मालकम ने फायरिंग करके मुझे पहले ही मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। उसे ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। उसने मेरा चेहरा जलाने की कोशिश करके मेरा गुस्सा और ज़्यादा भड़का दिया है। अब उसने मज़ीद कुछ किया तो फिर उसे ये जहन में रखना चाहिए कि मैं उससे हर बात का बदला लूँगा, ऐसा बदला जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकता। क्या क्या करोगे तुम? बोलो, क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ? मालकम ने गुस्से से चीख कर कहा, मैं तुम्हें कुत्ते से बदतर मौत मारूंगा। बेहतर यही है कि मेरी बात पर यकीन कर लो। बेहतर यही है मैं जो तुमसे कह रहा हूँ। डैगर, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो बेशक मुझे गोली से उड़ा दो। अगर मैं बच गया तो फिर तुम दोनों का अंजाम बेहद भयानक होगा। टाइगर ने पहले मालकम से और फिर डैगर की तरफ देखते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो डैगर को? डैगर का राया कोबरा सिर्फ धमकी नहीं देता, जो कहता है उस पर अमल भी करता है। टाइगर ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा,